नमस्कार सभी को, मैं कैलाश कुमार जीके स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जैसा हम लोग इस चैनल पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, तो उसी के दौरान मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन। जनरली ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक से लिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारे इंडिया की जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु, यहाँ की वेजिटेशन यानी फ्लोरा और एनिमल्स यानी कि फोना, उन सबको बहुत मतलब डीपली तो डिस्क्राइब नहीं किया गया, बट जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो सब इस टॉपिक में दी हुई है। तो आइए अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया की क्लाइमेट को जनरली 3 पार्ट या 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बट आपकी इस बुक में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वो 5th नंबर में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग देखते हो कि प्रेजेंट टाइम अभी अप्रैल मंथ है और अभी अभी तो मई मंथ हो चुका है शायद। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या है कि हमारा जो अभी कुछ महीने पहले का लाइफ स्टाइल था वो चेंज हो गया। अभी पूरा समर के अकॉर्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है। तो क्या समर होता है, क्या विंटर होता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सीजन्स में सबसे पहले हम सीजन लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे विंटर सीजन, शीत ऋतु। पहले इसकी टाइमिंग की बात करते हैं। इसकी टाइमिंग होती है वो होता है दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी आपका विंटर टाइम होगा, शीत ऋतु होगी, यानी कि ठंडा मौसम होगा, ठंडा क्लाइमेट रहेगा, ठंडा जलवायु रहेगी। इस टाइम की बात करें, इस टाइम में जनरली जो रबी क्रॉप होती है, रबी की फसलें वो सोन की जाती है, वो बोई जाती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन आता है वो आता है समर सीजन, यानी ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी वाला टाइम आता है। और इसका टाइम होता है मार्च से मई। इस पीरियड में मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने में एक सीजन और बीच में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बसंत ऋतु, यानी कि स्प्रिंग, जो फरवरी और मार्च का टाइम होता है। बट इसको हम इंक्लूड कर देते हैं, इसका हाफ पार्ट हम ले लेते हैं विंटर में और हाफ पार्ट ले जाते हैं समर में। बट आप लोग याद रखना, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन किया जाए स्प्रिंग का टाइमिंग क्या होता है, आपका आंसर होगा फरवरी एंड मार्च, यानी कि बसंत ऋतु का टाइम क्या होता है, फरवरी और मार्च। अब नंबर 3 पर आता है मॉनसून सीजन। मॉनसून मीन्स आपकी रेनी सीजन, आपका बारिश का मौसम। आप लोग देखते भी होंगे मई के जस्ट बाद हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। तो अगर कब होता है, क्या स्टार्टिंग होती है, या फिर जैसे इनका भी टाइमिंग है कि जैसे दिसंबर से विंटर सीजन शुरू हो जाएगी, मार्च से समर सीजन शुरू हो जाएगा, क्या इसकी भी कुछ टाइमिंग होती है? जून का क्या, जून में कब होगा? जी हाँ, डेफिनेटली इसकी टाइमिंग होती है। अगर इसका एक फिक्स पीरियड होता है, उस पीरियड से मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा। ये वो पीरियड है, फर्स्ट वीक ऑफ जून मॉनसून स्टार्ट होता है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, यानी कि आपके पश्चिमी तट, अरेबियन सी से एक प्रेशर जनरेट होता है, एक वायुदाब बनता है, जिस वायुदाब से इंडिया की तरफ तेज हवाएं चलने लगती है, जो बहुत नम होता है। इसमें मतलब मॉइस्चर उस हवा में बहुत ज्यादा होता है। उन्हीं तेज नम हवाओं को हम बोलते हैं मॉनसून। और ये अरेबियन सी से बनकर पहुंचते पहुंचते फर्स्ट वीक जून ये पहुंचता है केरला कोस्ट पर, केरल के तट पर पहुंचता है। और जब भी केरल के तट पर पहुंचता है फर्स्ट वीक में, तो बहुत हैवी रेनफॉल करता है एकदम से। इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉनसून ब्रस्ट या मॉनसून प्रस्फोट, इनके मॉनसून का फूटना, मॉनसून की स्टार्टिंग होनी। ठीक है। तो जून के फर्स्ट वीक में होता है केरल कोस्ट पर, केरल के तट पर, आप लोग याद रखेंगे। फिर मॉनसून अगर वर्ड की बात करें, डेफिनेटली इंडिया का तो वर्ड नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो मॉनसून वर्ड है वो ड्राइव्ड है, वो लिया हुआ है अरेबियन लैंग्वेज से, मौसम से, जिसका मीनिंग होता है मौसम, यानी कि सीजन। ठीक है। जब पुराने टाइम में जब ट्रेडर्स होते थे, तो वो लोग अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते थे, अपने व्यापार करते थे, वो हवा के अकॉर्डिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो शिप और बोट थी उनमें इंजन, स्टीम इंजन नहीं होते थे, वो पाल के थ्रू चलते थे। पाल मीन्स बड़े बड़े कपड़े लगे होते हैं, आप लोगों ने पुरानी मूवीज में देखा होगा, बड़े बड़े शिप हवा के सहारे चलते हैं, हवा के सहारे चलते हैं। तो वो सीजन के अकॉर्डिंग ही इंडिया में अपनी मतलब 1000 ईयर्स पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात है, वो उन हवाओं के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस करते थे। जब हवा चलेगी वो तब जर्नी करेंगे, हवा रुक जाएगी तो फिर उनका शिप आगे नहीं चलेगा। ठीक है। तो उनकी जर्नी जो होती थी वो पूरी मॉनसून पर ही डिपेंड करती थी। इसलिए उन्हीं के वर्डिंग से, उन्हीं के ही शब्दों से इस सीजन का नाम आया मॉनसून।
अब मानसून सीजन की बाद हम बात करें रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी कि सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ये इसका टाइमिंग होता है अक्टूबर टू नवंबर, जिसको हम लोग जनरली बोल देते हैं शरद ऋतु यानी कि ऑटम, इसको हम लोग ऑटम सीजन बोल देते हैं। और डेफिनेटली केंद्रीय विद्यालय के बच्चे तो सभी जानते होंगे ऑटम ब्रेक, क्योंकि उनका ऑटम ब्रेक होता है 10 डेज का, तो वो तो सभी जानते होंगे ऑटम के बारे में, छुट्टी कौन बच्चा नहीं जानता है। तो इसकी अगर बात करें, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके साथ मेन चीज जुड़ी हुई है कि जब मॉनसून पूरा हिमालय माउंटेन तक टकराकर जब वापस आएगा, तो उसके वापस आने को हम बोलते हैं रिटर्निंग मानसून, यानी कि मानसून की वापसी, क्योंकि हिमालय को तो क्रॉस मानसून नहीं कर पाएगा, तो हिमालय से मानसून की हवा टकराने के बाद वापस इंडिया की तरफ आती है। और कोई भी चीज आप देखते होंगे, अगर ऐसे हवा टकरा रही तो ऐसे नहीं आएगी, हवा ऐसे टकराने के बाद ऐसे जाएगी। ऐसे ही होता है इंडिया की वेस्ट कोस्ट से मानसून ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ और टकरा के फिर ईस्ट कोस्ट की साइड से आएगा, यानी कि बे ऑफ बंगाल में बहुत हैवी रेनफॉल होगा, और बे ऑफ बंगाल के कोस्ट एरिया यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। एवं जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है वो पूरे अपने ईयर का सबसे ज्यादा रेनफॉल यानी कि सबसे ज्यादा रेन जो रिसीव करता है वो इसी मंथ में करता है, इसी टाइम इसी पीरियड में करता है, रिट्रीटिंग मानसून यानी कि ऑटम ब्रेक में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 सीजन्स। सीजन्स के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वनस्पति, या जिसको हम बोल देते हैं वेजिटेशन। क्लाइमेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं नेचुरल वेजिटेशन, मींस प्राकृतिक वनस्पति, यानी जिसको हम बोल देते हैं फ्लोरा। फ्लोरा मींस किंगडम ऑफ प्लांट्स, यानी कि जितने हमारी वनस्पति जगत है उन सबको हम बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, तो जनरली वॉल इंडिया के प्लांटेशन को या फ्लोरा को हम 5 मेजर टाइप में डिवाइड कर देते हैं। आइए देखते हैं कौन सा टाइप क्या है, किसमें क्या ट्रीज है और कौन सी लोकेशन इनकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जनरली आप देखते होंगे कि इंडिया को बोलते हैं एक मानसूनी ऋतु पर आधारित देश है, मानसूनी कंट्रीज को बोलते हैं। इसमें ये जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया, वो जनरली इसके उस पार्ट में ज्यादा है जहां पर रेनफॉल बहुत हैवी रेनफॉल होता है, जहां पर पूरे साल मतलब बारिश होती रहती है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्य मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, जिसमें पश्चिमी घाट में आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र, फिर नीचे उसके बाद केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये उसका जो मतलब जितने भी वेस्टर्न घाट के स्टेट्स है, ओनली वेस्टर्न घाट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका पूरा इसमें महाराष्ट्र आएगा, पूरा इसमें कर्नाटका और पूरा इसमें केरला आएगा, नहीं, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में कंप्लीट नहीं आएंगे, बस जो वेस्टर्न घाट जो ऑलरेडी एक मैं आपको उसमें बता चुका हूं अपने टॉपिक में, वही एरिया आएगा जहां पर ये मिलते हैं वन, ये वाले रेन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अगर बात करें इसके ट्रीज की, जनरली इसमें 3 ट्रीज मेन होते हैं, मेजर ट्रीज होते हैं, मोहगनी, आबनूस यानी कि इबोनी और रोजवुड जिसको हम शीशम बोल देते हैं, ये इसके मेन ट्रीज है, आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम आते हैं, अपनी लीव्स छोड़ देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको हम बोल देते हैं डेसिडियस या पतझड़ वन या डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे अपनी पत्ते गिरा देंगे, इसलिए पतझड़ इसको बोलते हैं। अगर इन फॉरेस्ट के एरिया की बात करें, ये फॉरेस्ट जनरली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ इस फॉरेस्ट एरिया की जो मेन ट्रीज है वो है साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, यानी कि साल, सागौन, पीपल, नीम व शीशम इस फॉरेस्ट एरिया की मेन ट्रीज है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, थर्डली बसेस यानी कि कटीली झाड़ियां। कटील झाड़िया से आपको डेफिनेटली में आप दिमाग में एक बात घूमी होगी, कटील झाड़िया मतलब हम लोग पहुंच गए राजस्थान, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जनरली ये प्लांटेशन मिलती है। आप एकदम सही लॉजिक लगा रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न घाट का वो भी ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट का पूरा वेस्टर्न घाट की भी वेस्टर्न घाट यहाँ भी आ रहा है रेन फॉरेस्ट एरिया में, और ये थर्डी बसेस में भी आ रहा है। इस वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है यानी कि इसका पूर्वी ढाल है,
उस तरफ, क्योंकि वेस्टर्न घाट के एक साइड में, इस पर मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊंगा किस दिन, अभी थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। इसको हम समझ सकते हैं, थोड़ा यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ से आएगा अरेबियन सी से मॉनसून, तो अब हिल तो एक्चुअली क्या होता है, बीच से पार्ट उठा होता है ना हिल का, तो इतने पार्ट पर तो हैवी रेनफॉल होगा। उसके बाद का उसको बोलते थे छाया क्षेत्र, मतलब वहां तक हिल एरिया होने से उसकी अपोजिट साइड में, इस साइड में रेनफॉल नहीं हो पाता है, इसलिए ये प्रतिबंधित क्षेत्र रह जाता है वर्षा से। यहाँ पर कटीली झाड़ियां होती है, ठीक है। तो अगर ट्रीज मैंने आपको इसमें बताया है, नागफनी यानी कि कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये इसके मेन ट्रीज होते हैं। अब नेक्स्ट वेजिटेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वेजिटेशन है माउंटेन वेजिटेशन। अगर इस वेजिटेशन की बात करें तो ये वेजिटेशन जनरली जो माउंटेन हमारे स्टेट से, जैसे जम्मू, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सम पार्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जैसे अरुणाचल का नॉर्थ साइड, उस साइड में ये प्लांटेशन मिलती है। और इसमें जनरली जो ट्रीज होंगे वो कौन शेप में होंगे, क्योंकि कौन शेप में वो इसलिए होते हैं, ऊपर से बर्फ, मतलब वो इसी शेप में बन जाता है कि बर्फ गिरती है तो बर्फ उनसे ऐसे ढलती रहती है, इसलिए वो ट्रीज कौन शेप में यानी कि शंकु आकार में ढल जाते हैं। तो जितने भी कौन शेप के ट्रीज होंगे वो सब मिलेंगे माउंटेन एरिया में, जैसे चीड़ और देवदार। चीड़ और देवदार जो मेन ट्रीज है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, जिसको हम सुंदरवन भी बोलते हैं, ये वेस्ट बंगाल में है और इसको सुंदरवन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ट्री होता है सुंदरी, उसी के बेस पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। थोड़ा दलदली एरिया है और वैसे फर्टाइल भी बहुत ज्यादा है, और एक ही ट्री मिलता है यहाँ, सुंदरी। तो ये हो गए हमारे फॉरेस्ट एरिया, यानी कि हमारे जो 5 कैटेगरी में हम लोगों ने अपने फॉरेस्ट एरिया को डिवाइड किया हुआ है। ये किस स्टेट में मिलता है और यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज में होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट टॉपिक बचता है वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवन। तो अब हम करते हैं वाइल्ड लाइफ। थर्ड वन टॉपिक आता है वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, जो हम लोगों ने भी 5 कैटेगरीज फॉरेस्ट की है, 5 जो श्रेणियां हमने वन को बांटा हुआ है, जंगल को बांटा है, उसी फॉरेस्ट में ट्रीज के साथ साथ कुछ एनिमल्स भी होते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया घटता जा रहा है, एनिमल्स के जो उनका हैबिटेट, उनका जो घर है, एक तरीके से वो रहने निवास स्थान वो खत्म होता जा रहा है। उनको मतलब हंटिंग और एनवायरनमेंट में चेंजेस एनिमल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग देखते भी होंगे आजकल सिटीज में लेपर्ड, टाइगर, ये सब एक कॉमन चीज हो गया, घूमते हुए देखना या फिर अटैक कर देना सिटीज के लोगों के ऊपर। तो इन्हीं को देखते हुए गवर्नमेंट ने एवन वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको उनके लिए रिजर्व बनाए हुए हैं, उनके लिए स्पेशल पार्क बनाए गए हैं। तो वो कौन, जो मेन नेशनल पार्क है इंडिया के 10 जो मेजर नेशनल पार्क है वो मैंने आपको, एवन है तो इंडिया में ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, बट जो मेजर 10 है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कौन है, किस स्टेट में है और उसमें कौन से जनरली एनिमल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिर नेशनल पार्क गुजरात स्टेट में है, और उसमें जनरली जो लॉयन है, मतलब एशियाई लॉयन या एशियाई बब्बर शेर, उसको इसमें बनाया गया है स्पेशली उसके लिए। इससे नहीं, इसमें सांभर, जंगली सुअर और साथ साथ हिरन और लेपर्ड, टाइगर, ये सब भी इसमें जनरली मिल जाते हैं, बट जो कॉमन, जो मेन जिसको फोकस किया गया वो लायन है, एशियाई लायन, ठीक है। सेकंड वन इज जिम कार्बेट। जिम कार्बेट उत्तराखंड स्टेट में है, और जनरली इसमें एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और ये कुछ एनिमल्स जैसे छोटे छोटे फॉक्स वगैरह, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए ये पार्क बनाया हुआ है। थर्ड वन इज दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, यूपी, और इसमें जनरली एलिफेंट और टाइगर, लेपर्ड, इनको ही फोकस किया गया है। नेक्स्ट वन इज बांदीपुर। बांदीपुर कर्नाटका, इसमें भी हाथी के लिए जनरली बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज मानस। मानस आसाम, ये लेपर्ड के लिए स्पेशल है, साथ साथ इसमें हाथी के लिए भी प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट वन इज काजीरंगा। काजीरंगा इन आसाम, और इसमें वन हॉर्न रिनो, मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए स्पेशली ये बनाया हुआ है, और इसमें हाथी भी होते हैं। काजीरंगा आसाम में, ध्यान रखना आपसे कहीं क्वेश्चन किया जाए
कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया है, तो आपका आंसर होगा काजीरंगा, आसाम। नेक्स्ट वन इज घाना पक्षी विहार। ये ऊपर की जो 5 है 6 है, ये तो हो गए एनिमल्स के लिए। जो घाना पक्षी विहार है वो स्पेशल बर्ड्स के लिए बनाया हुआ है। जैसे जब सीजन चेंज होता है इंडिया में, ये विंटर टाइम होता है, तो फॉरेन से बर्ड्स यहाँ पर आती है 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पार करके। तो उन बर्ड्स के उनको हैबिटेट देने के लिए, उनको एक निवास स्थान देने के लिए ही ये पार्क बनाया हुआ है। ठीक है, घाना पक्षी विहार राजस्थान। फिर है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इसमें ये स्पेशल है कान्हा टाइगर के लिए, बाघ के लिए, जो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, ध्यान रखिएगा, नेशनल एनिमल भी है, उसके लिए जो बनाया हुआ है पार्क वो है कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन इज दाचीग्राम। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में जगुआर स्पेशल तेंदुए के लिए बनाया हुआ है। एंड लास्ट वन इज सुंदरबन। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, और ये भी टाइगर स्पेशल है। सुंदरबन के टाइगर आप जानते भी होंगे, वर्ल्ड फेमस है। तो 2 ही टाइगर के जो मेन नेशनल पार्क है, एक है सुंदरबन एंड दूसरा है कान्हा। ठीक है, तो ये हमारे 10 नेशनल पार्क हो गए। इसमें जनरली अगर हम देखें तो देखिए इनमें क्या है कि फोकस किया गया इन एनिमल्स पर, बट इनके साथ साथ दूसरे एनिमल्स भी रहते हैं। देखिए लेपर्ड आपको हर एरिया में मिलेगा, साथ ही साथ एलिफेंट भी मिलेंगे, और जो जैसे नीलगाय हो गया, जंगली सूअर हो गया, फॉक्स हो गया, और दूसरे और एनिमल्स मतलब मिलेंगे सभी। लेकिन जो एक एनिमल को फोकस किया गया, एक स्पेशल एनिमल के लिए बनाया गया है, वो एनिमल्स मैंने यहाँ डिस्क्राइब किए। तो ये हमारा हो गया, तीनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं, क्लाइमेट भी हो गया, वेजिटेशन भी हो गया, वाइल्ड लाइफ भी हो गया। अब आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो इसी के साथ मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपका कीमती समय देने के लिए। आशा करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो को लाइक कर चुके हैं, उनको एक बार फिर मेरा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।